नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और हम मार्च के एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज़ के क्रम में आज हमारे पास में है ये 12th नंबर का वीडियो। ठीक, और इसके पहले की जो वीडियो है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में और उसकी पुरानी जो सीरीज़ है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको जाकर आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, एप्लीकेशन की लिंक आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम टाइप में वहां पर हम लोग फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, हालांकि अभी भी वहां पर पहले से डले हुए हैं, आप जाकर लगा सकते हो। ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में आपको होली का एक ऑफर और मिल रहा है कि मॉक टेस्ट जो है अभी हमारे पास में हिंदी वाले जो थे, जो कंप्यूटर के थे वो 10 थे और टोटल जो आपके पास में 55 नंबर का था, मतलब जैसा एग्जाम होता है उस पैटर्न में जो थे वो 10 आपके पास में डले हुए थे। अभी हम लोगों ने होली के ऑफर में क्या किया है, इसमें 10 टेस्ट हम लोगों ने और बढ़ा दिए हैं और ये होने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में और कंप्यूटर के हैं टोटल 52 MCQ वाले। मतलब कि अब आपको इसमें मिलने वाले हैं टोटल 30 टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। 20 उसमें पहले से डले हुए थे, 10 हम लोग उसमें और बढ़ा दे रहे हैं। मतलब कि जितनी अच्छी तैयारी आप लोग की हो पाएगी उतनी जल्दी उतनी अच्छी तरीके से हम तैयारी आपकी करवा देंगे। ठीक है, तो ये लॉन्च कर दिए हैं, इसको आप जाकर वहां से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अदर जो कोर्सेस है तो उसमें 1000 क्वेश्चन की MCQ सीरीज है, इसमें सारे टॉपिक वाइज जो है आपको MCQ से मिलने वाले हैं, तो आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं। इसके अंदर भी आपको मिलने वाला है जो मॉक टेस्ट है, इसके अंदर ही मिलेगा। और ये फुल कोर्स है, फुल कोर्स इसमें ऑलरेडी डिस्काउंट हमने होली का पहले से करके रखा हुआ है और इस कोर्स के अंदर आप लोगों को ये वाला कोर्स और जो मॉक टेस्ट है वो पूरा टोटल मिलता है, साथ में डिस्क्रिप्टिव क्लास भी मिलती है और लाइव क्लासेस भी उसमें मिलती है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आज का पहला प्रश्न है, IP वर्जन 4 एड्रेस को आमतौर पर किस प्रारूप में दर्शाया जाता है ना। IP वर्जन 4 के या IP वर्जन 6 के, ये क्वेश्चन तो हमको पता ही है कि IP वर्जन जो 4 होता है वो कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है और IP वर्जन 6 जो होता है वो 128 बिट का होता है, ये हमको पहले से पता है। ठीक है, यहां पर है कि IP एड्रेस को आमतौर पर किस प्रारूप में, मतलब किस तरीके से लिखते हैं, तो हमको पता है कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं उसको 192.168.1.1 इसी प्रारूप में हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमको बोल रहा है वो हेक्साडेसिमल। देखो हेक्साडेसिमल जो है वो यूज किया जाता है किसमें, IP वर्जन 6 में यूज किया जाता है हेक्साडेसिमल, है ना। फिर हमारे पास में डॉटेड डेसिमल, तो जो डॉट वाला मतलब ये जो डॉट हमने यूज किया है और ये नंबर कौन से, ये डेसिमल नंबर है। तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल यही वाला है, डॉटेड डेसिमल इसका राइट आंसर आएगा, है ना। बाइनरी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेसिकली तो सारे काम जो करने वाला है वो बाइनरी में ही करना, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर हमारी बात करें, ये IP एड्रेस तो हमको असाइन करने हैं तो हम बाइनरी कोड में असाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको डेसिमल में असाइन करते हैं और डॉट लगा के उसको अलग अलग करते हैं, इतना याद रखिएगा, है ना। और ऑक्टेल जो है ये हमारे पास में दोनों में ही यूज नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा IP एड्रेस लूप बैक परीक्षण के लिए आरक्षित है ना। लूप बैक परीक्षण के लिए इसमें से कौन सा एक IP एड्रेस है वो आरक्षित है। हम लोग सारे IP एड्रेस की बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला IP एड्रेस ये अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था, है ना। ये IP वर्जन जो है हमारे पास में 192.168.1.1, ये जो IP एड्रेस है ये हमारे पास में जब हम राउटिंग करते हैं, है ना, ये हम फिजिकल रूप से जब हमारे कंप्यूटर अरेंज करते हैं तो ये हमारे सामान्य यूज के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना कि लूप बैक के लिए। लूप बैक क्या होता है वो देख लीजिए। लूप बैक जो हमारे पास में है IP एड्रेस जो होता है ये होस्ट मशीन जो होती है ना, मतलब होस्ट नेम के लिए यूज किया जाता है इसको, किसको, लूप बैक को। और इसको हम एक नाम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं होस्ट नेम। होस्ट नेम के नाम से भी हम इस IP एड्रेस को बोल सकते हैं, ये रिजर्व होता है ना। वो क्या है हमारे पास में, तो वो है 120.0.0.1। ये जो है ये हमारे पास में लूप बैक के लिए है, इसको याद रखना और हमारे प्रश्न का राइट आंसर भी यही है। हमारे पास में यहां पर ये बोल रहा है 255 है ना, 255.255 ये क्या है, तो ये कोई भी IP एड्रेस नहीं है। क्या है ये है हमारे पास में सबनेट मास्क। क्या है ये, सब
नेट, और ये क्या है हमारे पास में मास्क, सबनेट मास्क है ये, है ना। तो सबनेट मास्क है, याद रखिएगा। सबनेट मास्क का यूज हम करते हैं ज्यादा और सिक्योर नेटवर्क को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा जो हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं, है ना, ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई तक के होते हैं। उसकी चर्चा भी हम एग्जाम के पहले कर लेंगे ताकि एग्जाम में इसका भी प्रश्न आपसे बन जाए। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध टेक्स्ट फंक्शन, मतलब इसमें से कौन सा एक वैध मतलब सही प्रकार का टेक्स्ट फंक्शन है, उसकी बात की जा रही है। हमको पहला रहा है बोले कॉन्टेक्टेंट, है ना, टेक्स्ट ज्वाइन, स्ट्रिंग ज्वाइन और रिपीट, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर इसके बाद करें हम कॉन्टेंट की बात करें तो ये जो फंक्शन होता है ये दो वर्डों को कनेक्ट करने के लिए, या दो स्ट्रिंग होगी हमारे पास में फंक्शन में, उनको आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट ज्वाइन की अगर बात करें हम लोग तो ये दो या दो से अधिक अगर टेक्स्ट आपके पास में है तो उनको आपस में जोड़ सकता है। साथ में कॉमा या आपको कोई चिन्ह की जरूरत होगी तो साथ में वो भी उसमें ऐड कर देगा, है ना। स्ट्रिंग ज्वाइन जो है, स्ट्रिंग ज्वाइन हमारे पास में एमएस एक्सेल में कोई फंक्शन नहीं होता है, इसको याद रखेंगे। ये टेक्स्ट फंक्शन की बात करा तो टेक्स्ट फंक्शन ऐसा कोई भी हमारे पास में नहीं है। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ये वाला नहीं है, बाकी ये होते हैं। और भाई रही बात रिपीट की, ये क्या करेगा, जब मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग देंगे मतलब जो वर्ड हम उसमें देंगे उसको बार बार वो रिपीट करेगा, जितने बार आप चाहोगे उतनी बार, ठीक। तो ये इसके लिए, तो ये भी टेक्स्ट फंक्शन है, ये भी टेक्स्ट फंक्शन है, ये भी टेक्स्ट फंक्शन है, ये वाला नहीं है। एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी, देखिए इंडेंट क्या होता है इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि हमारे पास में ऐसा पेज होता है और यहाँ हमारा कर्सर होता है ना। तो पेज की बॉर्डर और कर्सर के बीच की जो दूरी होती है ये कहलाती है इंडेंट। अब हमारे पास में अगर प्रश्न हमसे पूछता कि इंडेंट लगाने की शॉर्टकट की क्या है, तब तो हम सीधे सीधे लगा देते क्या, कंट्रोल एम, ये इंडेंट की शॉर्टकट की हो गई। हमसे बोल रहा है हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट मतलब कि हमको पैराग्राफ लगाना है। जैसे हम टैब का जो यूज करते हैं एक लाइन सरक जाती है ना, तो उसी प्रकार से हम लोग जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो कंट्रोल+T का यूज करते हैं हैंगिंग इंडेंट के लिए। सिर्फ इंडेंट पूछता तो ये राइट आंसर है, हैंगिंग इंडेंट पूछेगा तो ये राइट आंसर है, इसको याद रखना, है ना। कंट्रोल H हमारे पास वही रिप्लेस की है, कंट्रोल I इटैलिक की है। एमएस एक्सेल में गोल सीक फीचर किस टैब के अंतर्गत आता है। गोल सीक क्या होता है भैया, गोल सीक मतलब कि जिस तरीके की आपको स्ट्रिंग चाहिए, मतलब जिस तरीके के आपको फार्मूला लगाना है तो फार्मूले के लिए जिस तरीका आपको इनपुट चाहिए वो ढूंढने के लिए हम लोग गोल सीक का प्रयोग करते हैं। मतलब बेहतर आउटपुट के लिए, जितना अच्छा आप आउटपुट प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए उतना ही अच्छा क्या लगेगा, इनपुट लगेगा। तो ये आपको ढूंढने में मदद देता है ना। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमको, ये ऑप्शन हमको मिलता है व्हाट इज एनालिसिस, है ना। तो और ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमको, तो ये मिलेगा हमको डेटा में, है ना। व्हाट इफ एनालिसिस वाले ऑप्शन में हमको गोल सीक का ऑप्शन मिल जाएगा और ये कहां मिलना है हमको, डेटा टैब में मिलेगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास में है एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में ये वाला हमारे पास में एरर आया हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है, देखिए ये एरर जब भी आए, है ना, हालांकि एमएस एक्सेल में बहुत अलग अलग प्रकार के एरर है, आप थोड़ा सर्च करके इसको तैयार कर लीजिएगा सारी एरर्स, है ना। इस एरर के बारे में आपको बता दूं मैं कि ये एरर कब आती है कि आपने किसी सेल में कोई फार्मूला लगा हुआ है ना, और वहां से अगर उसको हटा दो, डिलीट कर दो, तो उस जगह पर आपको क्या मिलेगा, इस तरीके का साइन मिल जाएगा। भाई हमने रेफरेंस लिया होगा, है ना, मान लो हमने इस सेल में कोई हमारे पास में फार्मूला लगा होगा और इस सेल में हम कैलकुलेशन करें, तो यहां से अगर हटाया गया देन यहां पर क्या आ जाएगा, एरर आपको मिल जाएगा। तो जब भी किसी लगे हुए फार्मूला, मतलब पहले से कोई फार्मूला लगाया हुआ है उसको हटा दिया जाता है, देन वहां पर हमको ये वाला जो है जो एरर है वो देखने को मिलेगा। तो क्या होगा इसका, शून्य का विभाजन, इनवैलिड सेल रेफरेंस, ये आ जाएगा इनवैलिड सेल रेफरेंस। क्यों, क्योंकि उसको हमने वहां से हटा दिया है, इसलिए इनवैलिड के लिए ये आंसर बिल्कुल सही आने वाला है, इसको याद रखिएगा। एमएस वर्ड में कंट्रोल+= निम्न में से किस लिए प्रयोग किया जाता है ना, शॉर्टकट की कंट्रोल+=। देखिए कंट्रोल+= की अगर हम बात करें, अगर हम इस बटन की बात करें, इसमें क्या है, ऊपर की तरफ प्लस है और नीचे की तरफ क्या है, इक्वल है
है ना, सेम शॉर्टकट की यूज करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस इक्वल, इक्वल कहां पर है, नीचे की तरफ, तो हम हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे लिए सब स्क्रिप्ट, है ना, मतलब हमको क्या लिखना है H2O, इस 2 को अगर नीचे लाना है मतलब हमको इक्वल यूज करना है, तो क्या हो जाएगा H2O बन जाएगा हमारा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सब स्क्रिप्ट। लेकिन अगर इसी की को हम लोग शिफ्ट के साथ यूज करते, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या है इक्वल, तो सीधे कहां चले आता है वो प्लस के लिए, क्योंकि जब भी हम शिफ्ट का यूज करते हैं तो क्या होता है ऊपर की प्रेस होती है। उस कंडीशन में अब यही शॉर्टकट की जैसे हमने इसमें शिफ्ट यूज कर लिया तो किसकी बन जाती, वो बन जाती फिर सुपर स्क्रिप्ट की। तो सुपर स्क्रिप्ट के साइड शॉर्टकट की याद रखना कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल, और हमारे प्रश्न पूछ रहा है सब स्क्रिप्ट की, तो कंट्रोल प्लस इक्वल बिल्कुल सही है, सब स्क्रिप्ट की याद रखिएगा। हार्ड डिस्क को तार्किक ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना, लॉजिकल ट्रैक और सेक्टर। देखिए हमारी हार्ड डिस्क जब भी हम परचेस करके लेकर आते हैं तो उसमें हमको नए ट्रैक और सेक्टर बनाने होते हैं, है ना। क्या करेंगे हम लोग उसमें इस तरीके से नए ट्रैक बनाएंगे और इस तरीके से सेक्टर डिवाइड करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस कहलाती है हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने की। क्या कहलाएगी, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने की ये प्रोसेस कहलाने वाली है। इसके अलावा अगर हम पेन ड्राइव भी लेकर आ रहे हैं, मेमोरी कार्ड भी अगर लेकर आ रहे हैं, तो उसको सबसे पहले आपको यूज करने से पहले आपको उसको फॉर्मेट करना चाहिए। एक बार आप फॉर्मेट कर लोगे उसके बाद उसमें नई जगह बन जाती है और फिर डाटा आप सेव करोगे तो लंबे समय तक के सेव रहेगा, बीच में मिसमैच या खराब नहीं होगा, इसको याद रखना है। जब भी आप पेन ड्राइव खरीद के लेके आते हो और मेमोरी कार्ड खरीद के लेके आते हो तो पहले सबसे पहले उसको फॉर्मेट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट आंसर हमारे पास फॉर्मेटिंग आएगा हार्ड डिस्क के लिए। और क्या होगा उसमें नए ट्रैक और सेक्टर का निर्माण होता है। ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि आपको डिस्क पर नए ट्रैक और सेक्टर कैसे बनाएंगे, तो हम फॉर्मेट करके बनाएंगे। क्यों बनाते हैं, ताकि उसमें हम डाटा फिर सेव कर सकें। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मैंने पहले भी बोला हूं कि आप लोगों को प्रोटोकॉल अच्छे से तैयार करने हैं। तो हमारे पास में है POP3, IMAP और SMTP और FTP। देखिए हमारे पास में ये क्या बोल रहा है, ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। तो ईमेल को अगर भेजना है हमको तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर हमको ईमेल को प्राप्त करने की बात होती है तब हमारा आंसर क्या होता है, POP3 और IMAP, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास में क्या है, ईमेल को प्राप्त करने वाले हैं। भेजने की बात होगी तो फिर क्या आएगा, SMTP आएगा, इसको याद रखना। और रही बात FTP की, तो जब भी आपको कोई फाइल सेंड करना हो तब इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। MS Excel 2016 की एक वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। 2016 की बात कर रहा है, यहां पर आपसे वो चाहे 2019 पूछ ले, 21 पूछ ले, 365 पूछ ले या 2024 पूछ ले, ठीक है, या फिर वो 2007 से स्टार्ट करे, है ना, 7 पूछ ले, 16 पूछ ले, है ना, 19 तो 10, है ना, 10 पूछ ले, किसी भी वर्जन में पूछे 2007 के बाद में अभी लेटेस्ट वर्जन तक के, तो इसके आंसर होंगे सेम के सेम, है ना, कोई भी आंसर चेंज नहीं होने वाला है ना। हमारे से बोल रहा है 65 536, ये नहीं होगा, है ना। इसका जो कॉमन आंसर है हमेशा याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है, रिपीट होने वाला है। हमसे पूछ रहा है क्या, रो की संख्या, मतलब ऐसी कितनी रो होती है, तो हमारा इसका राइट आंसर है 1048576, ठीक है। और अगर ये हमसे पूछता कि कॉलम कितने होते हैं, है ना, कॉलम कौन से, ऐसे कॉलम, है ना, तो कहां से, ए से स्टार्ट होता है और लास्ट क्या है, X, F और D तक के है। तो यहां तक अगर हमसे वो संख्या पूछता तो ये है संख्या, है ना, 16384, ये कितनी है, ये कॉलम की संख्या है। और X, F, D तक के वहां पर हमको कॉलम के नेम मिलते हैं, A से लेकर X, F, D तक के, उसको भी याद रखिएगा। OSI मॉडल में लॉजिकल एड्रेस और रूटिंग के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है, किसके लिए, लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए। हमारे पास में डेटा लिंक है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है और सेशन लेयर है। तो जब भी बात हो किसकी, लॉजिकल एड्रेसिंग की, तो लॉजिकल जो एड्रेसिंग होती है ये हमारे पास में होती है कहां पर, नेटवर्क लेयर पर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, कहां पर होगी ये, नेटवर्क लेयर पे। तो ये इसका राइट आंसर है, लॉजिकल एड्रेसिंग। इसके अलावा यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है
हमारे पास राउटर भी कौन सी लेयर पे होता है, नेटवर्क लेयर पे ही होता है। तो ये क्या करता है, डेटा को अलग अलग जगहों पर भेजना होता है। तो कौन से रास्ते से भेजना है, कौन से रास्ते से जल्दी पहुंचेगा, वो काम किसका है, राउटर का है। तो राउटर भी याद रखना आपके पास कहाँ है, वो नेटवर्क लेयर पर ही होता है ना। डेटा लिंक लेयर की अगर हम बात करें तो डेटा लिंक लेयर पर हमारे पास में क्या होता है, फिजिकल एड्रेस है हमारे पास में, क्या होता है, मैक एड्रेस। डेटा लिंक पे क्या मिलेगा हमको, मैक एड्रेसिंग होगी, है ना, मतलब फिजिकल एड्रेसिंग। यहाँ पे क्या हो रही है, लॉजिकल एड्रेसिंग, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम बात करें या सेशन लेयर की बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट जो डाटा होगा उसका ट्रांसपोर्शन होगा, वहां पहुंचाया जाएगा। सेशन लेयर पर क्या होता है, टाइम को डिवाइड करते हैं, सेशन वाइज जो डेटा है वो सेंड होता है। तो आप याद रखेंगे नेटवर्क लेयर पर ही क्या होगी, लॉजिकल एड्रेसिंग होगी, याद रखिएगा। स्पूलिंग शब्द का संबंध सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस उपकरण से है। स्पूलिंग का अर्थ होता है खींचना, है ना, और इसका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिएगा स्पूलिंग क्या होती है, तो जब हम कंप्यूटर से किसी कागज को प्रिंट देते हैं तो वो स्पूल होके मतलब खींच के कहा जाता है प्रिंटर पे। तो ये जो प्रोसेस होगी ये क्या कहलाएगी, स्पूलिंग। तो मैंने बोल दिया है किसकी बात हो रही है यहाँ पर, प्रिंटर की। तो सबसे ज्यादा वो प्रिंटर के साथ ही प्रयोग किया जाता है स्पूलिंग। हमने 10 पेज दिए है तो वहां पे जाके पहले स्पूल होंगे, उसकी में रैम में आएगा, उसके बाद फिर वो प्रिंटिंग स्टार्ट करती है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सेल में उन सेल्स की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है जो खाली नहीं है, है ना। एक्सेल की बात कर रहा है और एक्सेल में हमको ऐसी सेल काउंट करनी है जो कैसी है, जो खाली नहीं है। हमारे पास में है काउंट। काउंट जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, तो काउंट का यूज हम तब करते हैं जब हमको ऐसी सेलों की गणना करनी है जिसमें अंक है, डिजिट्स है, उनकी गणना करने के लिए हम लोग काउंट का यूज करते हैं। फिर हमारे पास में काउंटा है। काउंटा का यूज हम कहा करते हैं जहां हमको टेक्स्ट और नंबर दोनों की संख्या हमको ज्ञात करनी हो, वहां पर हम यूज करते हैं काउंटा का। काउंट ब्लैंक हम कहा यूज करते हैं, जहां पर हमको खाली वाली सेलों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी खाली है ना। और काउंट इफ अगर लगा दिया हमने तो फिर हम इसके साथ में कोई भी लॉजिक या तर्क लगा सकते हैं और उसके हिसाब से काउंट कर सकते हैं। हमारा प्रश्न बोल रहा है एमएस एक्सेल में उन सेल्स की संख्या को गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है जो खाली नहीं है। मतलब कि खाली नहीं है तो क्या हो गया, वो भरी होगी। भाई खाली नहीं है तो क्या होगी, भरी होगी ना। तो यहां पर हमारे पास में इस फंक्शन का यूज किया जाएगा, किसका, काउंटा। इसका यूज किया जाएगा भरी हुई सेलों की, मतलब कि जिसमें नंबर भी होंगे और टेक्स्ट भी होंगे, उनको काउंट करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं काउंटा फंक्शन को। ठीक है, तो जितनी भी भरी होगी वो सब दिखा देगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर या फाइलों को तब तक लॉक कर देता है जब तक कि आप पैसे का भुगतान नहीं करते। हाँ बिल्कुल, ये आपके जो डाटा होगा उसका अपहरण कर लेता है ना। तो अपहरण करने वाला और फिरौती की मांग करने वाला जो वायरस हमारे पास में है वो है रैंसमवेयर। क्या है वो, रैंसमवेयर वायरस है जो आपके डेटा को कैप्चर कर लेगा और जब आप पैसे दोगे तभी उसको रिलीज करेगा, मतलब कि इनक्रिप्ट कर देगा फिर वापस डिकोड करेगा, है ना। तो याद रखिएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बाकी भी है, हम सब पे बात कर लेते हैं। हमारे पास में ट्रोजन जो वायरस होता है ये एक तरह का बहरूपिया होता है। आपको ऐसा लगेगा, है ना, नेट के ऊपर, इंटरनेट पर, कि आपके काम का सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड कर लोगे। हो सकता है गेम के रूप में आए या सॉफ्टवेयर के रूप में आए, आपकी जरूरी फाइल के रूप में आए। आप डाउनलोड करेंगे और वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। ठीक है, और करता क्या है ये फिर आपके कंप्यूटर को बैक में, मतलब पीछे की तरफ रहकर नुकसान पहुंचाता है। अब स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या करता है, तो ये आपके कंप्यूटर में आप जितना भी काम करते हो उस सब की निगरानी रखता है, उसको रिकॉर्ड करता है और जिसने इस सॉफ्टवेयर को भेजा होगा उसके पास आपकी सारी डिटेल भेज देता है ना। स्पाईवेयर के लिए क्वेश्चन आता है, वो भी याद रखिएगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है अपने कर्मचारियों के ऊपर निगरानी रखने के लिए स्पाईवेयर का प्रयोग करती है। वॉर में है, तो वॉर में एक ऐसा वायरस है जो खुद की कॉपी बनाता है ना। कॉपी की कॉपी बनाते चलता है और आपकी हार्ड डिस्क फुल कर देगा, कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्लो और हैंग होने लग जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। मैक एड्रेस में मैक का पूर्ण रूप क्या है
है ना। मैक, एक मैक हम कहाँ पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं एप्पल का, वहां फुल फॉर्म होता है उसका मैकिंटोश। यहाँ पर हमारे पास है मैक एड्रेस की बात कर रहा है। तो मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस हमारे कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, हमारा आईपी एड्रेस, वो लॉजिकल एड्रेस है ना, जो हमको नेटवर्क लेयर पर मिल जाता है। इसके अलावा हमारे पास में जो फिजिकल एड्रेस होता है, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का जो भाग होता है, मतलब हार्डवेयर की पहचान इंटरनेट पर, है ना, तो वो होता है हमारा मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस जो होता है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है ना। मैक एड्रेस के लिए क्या पूछेगा, कितने बिट का होता है। तो याद रखिएगा मैक एड्रेस होता है 48 बिट का। ठीक है, इसको जरूर याद रखिए, है ना, कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। विंडोज में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो इसको हम यूज करते रहते हैं, बड़ी आसान है। क्या है, आल्ट के साथ में हम क्या यूज करने वाले हैं, टैब को, तो 2 विंडो स्विच हो जाएगी। इसके अलावा हम विंडो की के साथ में टैब का यूज करके भी स्विच कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना, विंडो की प्लस टैब। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप जो विंडो स्विच करते हो उसको 3D मूवमेंट में अगर स्विच करना है, 3D के जैसे मूव करना है, तब कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, तब हम विंडो की प्लस टैब का ही यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। ये वाली क्या आएगा इसके लिए, 3D के लिए। विंडोज 10 में डिफॉल्ट रूप से किस फाइल पाथ की अधिकतम लंबाई कितनी होती है ना। विंडोज 10 की बात कर रहा है और डिफॉल्ट रूप से किसी फाइल का जो पाथ क्या होता है, तो हमारे कंप्यूटर में मौजूद किसी फाइल का पूर्ण एड्रेस या किसी फाइल का पूरा एड्रेस हमारे कंप्यूटर में है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो पाथ कहलाएगा। तो जो पाथ होता है मतलब रास्ता, उसकी अधिकतम कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो याद रखना, जो भी हम कंप्यूटर में पाथ या एड्रेस बनाते हैं किसी फाइल का, उसकी मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो 260 कैरेक्टर्स होगी। इसको याद रखिएगा, इस नंबर को, है ना। एक चीज और याद रखिएगा कि कंप्यूटर में अगर कोई फाइल है तो उसका पूरा जो एड्रेस है उसको तो हमने बोल दिया कि वो पाथ है, लेकिन वही चीज अगर इंटरनेट पे होगी, है ना, इंटरनेट पे किसी फाइल का पूरा एड्रेस क्या कहलाएगा, तो याद रखना वो क्या कहलाता है आपका, URL, है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, HTTPS प्रोटोकॉल द्वारा सुरक्षित संचार के लिए किस पोर्ट नंबर का उपयोग किया जाता है। पोर्ट नंबर पूछ रहा है। अच्छा, पोर्ट नंबर क्या होता है, तो आपको बता दूं कि जो पोर्ट नंबर हमारे पास में है किसके लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, है ना। ये जरूर याद रखें कि डाटा सिक्योर रूप से पहुंचे। हमको बोल रहा है HTTPS, है ना, S लगा है मतलब क्या, सिक्योर के लिए है। तो इसके लिए जो पोर्ट नंबर हमारे पास में है उसको जानने के पहले हम बाकी सारे देख लेते हैं, है ना। हमारे पास में 80 किसके लिए है, तो अगर ये पूछता हमसे किससे, HTTP, सिर्फ इतना अगर हमसे पूछता तो क्या लग जाता, उसका पोर्ट नंबर 80 लग जाता, 80, है ना। अगर इसके अलावा हमसे वो पूछता किसका, 21 का अगर पूछता हमसे कि 21 किसका है, तो 21 के लिए हम लोग लगा देते किसको, हम लगाते इसमें FTP को लगा देते। अगर हमसे वो पूछता 25 का, तब हम क्या लगाते, SMTP, क्या लगाते, SMTP। ये सबके पोर्ट नंबर आप लोग याद कर लेना, है ना। और ये जो हमारे पास में है 443, ये किसका है, HTTPS के लिए पोर्ट नंबर है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में डबल अंडरलाइन के लिए बहुत कॉमन है, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की, है ना, लागू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो हमारे पास में सिंपल है, सिंगल अगर लगाना है हमको तो कंट्रोल U हम लगा देंगे, डबल के लगाएंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस और क्या लगाएंगे, D, है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस D। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार आता है। अगला प्रश्न है, लिनक्स में फाइल परमिशन को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। फाइल की क्या बदलनी है, आपको परमिशन बदलनी है ना। और फाइल की जो परमिशन हम लोग बदलते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है लिनक्स में, सीधा प्रश्न है। हमारे पास में CHOWN, ये क्या भैया, ऑन, ये क्या, चेंज ऑनर, है ना, यहाँ पे क्या बदला जाएगा, ऑनर को बदला जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, चेंज मोड, है ना। तो मोड में क्या होगा, मोड में हमारी परमिशन आ जाएगी, मोड में क्या आएगा, परमिशन। तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। फिर क्या हमारे पास चेंज GRP, मतलब ग्रुप चेंज करने की बात कर रहा है
है ना। तो इससे हम चेंज ग्रुप कर सकते हैं, इससे हम चेंज मोड कर सकते हैं, इससे हम चेंज ऑनर मतलब उसका जो ऑनर मतलब उसका जिसके बाद अधिकार होगा उसको भी चेंज कर सकते हैं। हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, CHMOD चेंज मोड होगा, है ना। अब हमारे पास में क्या एट्रिब है, तो एट्रिब जो कमांड है ये हमारे पास में लाइनक्स में नहीं चलती, ये विंडोज में चलेगी या डॉस में चलेगी। ठीक है, एट्रिब चेंज करने के रीड ओनली, आर्कीव, इस तरीके से अगर चेंज करना है फाइल को तो वहां पर उसका काम में लिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये तीनों कमांड को याद रखना, अगली बार पता नहीं कौन सी आ जाए। अगला है डीएनएस सर्वर का मुख्य कार्य क्या है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है ये, तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, हमारे पास जो डोमेन नेम होते हैं उनको किससे बदलेगा, आईपी एड्रेस में, या आईपी एड्रेस को किससे बदलेगा, वो डोमेन नेम में। और ये दोनों काम वो खुद ही करता है और इसका रिकॉर्ड भी खुद ही के पास रखता है। कभी भी दो एक जैसे आईपी एड्रेस या एक जैसे डोमेन नेम नहीं होंगे। ठीक है, तो डोमेन नेम क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, सर्वर का जो आईपी एड्रेस होता है उसको किससे बदलेगा, डोमेन नेम में, है ना। तो याद रखिएगा इसको। हमारे पास में है राउटिंग, ये किसका काम है भैया, आईपी राउटिंग। राउटिंग जो है याद रखना ये हमारे पास में राउटर का काम है ना। फिर है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस बदलना, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो गया। मैक एड्रेस रिसोल्यूशन, मैक एड्रेस रिसोल्यूशन ये नहीं होगा, इसलिए ईमेल को फिल्टर करना ये नहीं। क्या आएगा हमारे पास में, सीधे सीधे जो हमारे पास में डोमेन नेम होगा उसको आईपी एड्रेस में बदलेगा और उसका रिकॉर्ड भी खुद के पास रखेगा, है ना। कभी भी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एक जैसा नहीं होगा तो डोमेन नेम भी एक जैसा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे अधिक फॉल्ट टॉलरेंस और विश्वसनीयता प्रदान करती है ना। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब दोष सहिष्णुता, उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे ज्यादा सिक्योर, सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है ना, वो हमारे से बोल रहा है। तो हमारे पास का स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रलाइज हब यूज किया जाता है और उससे हम बाकी नोड को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर वो सेंट्रलाइज हब अगर जो होगा, केंद्रीय हब अगर वो खराब हो जाए तो पूरा क्या होगा, पूरा नेटवर्क चला जाएगा। इसलिए इस पर हम पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते। हमारे पास में रिंग टोपोलॉजी, इसमें एक सिंगल केबल के थ्रू चलता है ना, एक केबल से आपस में कनेक्ट रहता है और इसमें जो नोड खराब होगा नए नोड को हटाना और लगाना, उसमें भी क्या जाएगा, आपका नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत में आ सकता है। तो आप याद रखेंगे कि ये आंसर भी नहीं होगा। फिर हमारे पास मेश टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी होती है, ये भी सिंगल केबल पर डिपेंडेंट है ना। सिंगल केबल पर डिपेंडेंट होने के कारण अगर वो केबल ब्रेक होगा तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क क्रैश हो जाएगा, है ना। और रिंग में भी क्या हमारे पास में केबल के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो पाएंगे क्या, नहीं। अगर ब्रेक हुआ बीच में से तो लाइन हट जाएगी, है ना। तो यहां पर हमारे पास में है मेश टोपोलॉजी, और मेश टोपोलॉजी जो होती है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होती है। देख लीजिए, एक कंप्यूटर आपका ये है, एक ये कंप्यूटर, एक ये, मान लो हमारे इतने नेटवर्क में हमारे पास कंप्यूटर है ना। तो क्या होता है कि ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, मतलब हर एक कंप्यूटर नेटवर्क में बचे हुए सारे कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट होता है। मतलब ये कंप्यूटर है तो ये बचे हुए 4 कंप्यूटर तो सीधे जुड़ा हुआ है, ये जो है इसके अलावा बचे जितने 4 है तो सीधे जुड़ा। तो ये किसका है, ये सबसे डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। तो याद रखिएगा पॉइंट टू पॉइंट। तो ये जो टोपोलॉजी होती है सबसे ज्यादा कैसी होती है, फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब इसमें कभी भी डाटा आपका नहीं रुकेगा, डाटा आपका पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की, फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की हमको पता ही है, बहुत बार एग्जाम पूछी गई है। क्या हमारे पास में Ctrl+1, और अगर आप एक्सेल चलाते हो, एक्सेल पे काम करते हो, तो ये वाली जो शॉर्टकट की है ये आपसे बननी ही चाहिए। इसके जितने भी फीचर्स होते, चाहे अलाइनमेंट के हो, फॉन्ट के हो, है ना, ये फॉर्मेटिंग के हो, ये सारे के सारे ऑप्शन आपसे बनने चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी का एक्सेस समय सबसे तेज होता है। देखिए, एक्सेस टाइम की अगर हम बात करें, सबसे तेज एक्सेस टाइम किसका होता है, तो हमारे पास में कैश मेमोरी ही होती है, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा हमारे पास में क्या है, रैम है, सीपीयू रजिस्टर है और मैग्नेटिक डिस्क है। अगर हम कंपेयर करें तो मैग्नेटिक डिस्क की तो बहुत ज्यादा स्लो होती है, इसको हम हटा देंगे। सीपीयू रजिस्टर और कैश मेमोरी, इन दोनों को हम रखेंगे। रैम की भी कैसी होती है, रैम भी रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, लेकिन कैश मेमोरी उससे तेज होती है। तो यहाँ से हम रैम को हटा दिया और मैग्नेटिक डिस्क को हटा दिया, हमें बचती है कैश मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर सीपीयू रजिस्टर नहीं लिखा होता
तब राइट आंसर क्या होता है, कैश मेमोरी। लेकिन यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर लिखा हुआ है, तो इस समय सबसे तेज कौन सी होगी, कैश मेमोरी। और सीपीयू रजिस्टर की अगर हम बात करेंगे, इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे तेज कौन होने वाला है, ये होगा सीपीयू रजिस्टर, जो सीपीयू के खुद के पास में, ठीक है। और कैश मेमोरी जो होगी ये यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ जाएगी। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता देन हमारा राइट आंसर क्या होता, कैश मेमोरी ही होता, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में आज 12th नंबर का वीडियो। कल भी आपकी क्लास रहेगी और नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइव क्लासेस, शाम के टाइम रहेगी। टाइम उसका जो भी रहेगा आपको पहले नोटिफाई करके बता दिया जाएगा, ठीक है। आप करते रहिए तैयारी। और मॉक टेस्ट के लिए मैंने बता दिया कि उसमें 10 टेस्ट और इंक्रीज कर दी है, तो आप जल्दी से ले लीजिए। अब एग्जाम के दिन कम है, जल्दी तैयारी करिए, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।